वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम वंस अगेन टू माय पाठशाला। मुझे इस बात की बहुत खुशी है बच्चों कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे ज़रूर पॉइंट आउट कर दिया करो ताकि उसका करेक्शन हो जाए। इसलिए कि करेक्शन ज़रूरी है ना। अब तुम जानते हो कि मैं न सिर्फ ये कि सठिया गया हूँ बल्कि अड़सठिया गया हूँ। तो कुछ न कुछ इस किस्म की गलती होती ही रहेगी। कभी टाइपिंग एरर हो जाएगा, कभी बोलने में हो जाएगा एरर। अब जैसे मुझे याद आ रहा है कि कल ही जब मैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस के बारे में बात कर रहा था तो कहीं पर वीडियो में मैंने एडी करंट लॉस की जगह हिस्टैरिसीस लॉस बोल दिया। तो खैर वो सब तो चल जाएगा, इसलिए कि तुम समझ जाओगे कि गलती से हमने बोल दिया है। लेकिन राइटिंग में जो चीज़ें गलत हो जाती हैं उनको तुमने पॉइंट आउट किया है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। एक बच्चा शाहनवाज़ है, इसने कहा कि आपने जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन निकाली थी उसमें आई आई टीटा मैक्स को जो लिखा था उस इक्वेशन में रूट ओवर पी आई बाय आर इक्वलेंट होना चाहिए था, आपने बाई रूट ओवर पी आई बाई आई लिख दिया था। तो हमने चेक किया, हमने कहा कि वाकई इसने सही कहा। तो उसको मैं सबसे पहले करेक्ट कर दे रहा हूँ। और से देखो जो उसने पॉइंट आउट किया था वो क्या था। देखो 0 प्लस आर इक्वलेंट माइनस पी आई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। आई स्क्वायर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू पाई पी आई हो गया। अब इसके बाद मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने लिखा था कि आई एट ईटा मैक्स इज इक्वल टू रूट ओवर पी आई बाई आई कर दिया था। होना क्या चाहिए था, पी आई बाई आर इक्वलेंट। और से देख लो, इस अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, इसे तुमको करेक्टर वर्जन दिखा रहा हूँ। देखो आई एट ईटा मैक्स इज इक्वल टू रूट ओवर पी आई बाई आर इक्वलेंट। थोड़ा सा फॉर्मेट तो बदला इसलिए नज़र आ रहा होगा कि जब ओरिजिनली मैंने ये क्वेश्चंस लिखे थे तो ये क्वेश्चन एडिटर विंडोज़ एक्सपी वगैरह के ज़माने का था। उसके बाद अब विंडोज़ 10 पे इन लोगों ने उसी क्वेश्चन एडिटर को हटा दिया है। वो मैथ का जो इनका अपना है वो उसका चला दिया है, तो ज़रा सा तुमको शक्ल सूरत डिफरेंट नज़र आ रही होगी, लेकिन खैर करेक्शन तो हो गया ना। तो ये पहला करेक्शन था। एक दूसरा करेक्शन भी था। एक बच्चा, मेरे ख़्याल में पवन नाम है उसका, उसने कहा कि सर जब आप पर यूनिट सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपने ज़ेड पर यूनिट न्यू इज़ इक्वल टू ज़ेड पर यूनिट ओल्ड लिखने के जगह आपने ज़ेड बेस ओल्ड लिख दिया था। तो फिर मैंने जा कर के चेक किया तो देखा कि हाँ, बच्चा सही कह रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है बच्चों कि तुम लोग इतने अलर्ट हो कि मेरे कहने के बाद तुमने इस चीज़ को किया। ठीक है? तो अब उस चीज़ को भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ। उसको उस चीज़ को अब तुम लोग देख सकते हो। हाँ बच्चों देखो, वो ये था जेड पेरेंट ऑन ए न्यू बेस, जेड बेस की बात हो रही थी ना। तो करते करते फाइनली मैंने यह तो लिख दिया, लेकिन यहाँ आने के बाद अब क्या कहा जाए, ये सब बुढ़ापे की बात होती है। दूसरे ये भी है बेटा कि चूंकि घर से काम करते हैं ना, तो घर में तो हजार किस्म की आवाज़ें आती होंगी, तुम समझ सकते हो किस किस्म की आवाज़ आते होंगी। तो यहाँ तो आवाज़ आई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना घटी वाला केस होगा। तो मैंने इसको जेड बेस को काट दिया है। तुम देखो यहाँ पर मैंने इसको काट दिया और नीचे कर दिया पर यूनिट, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि ये गलती हो गई थी। ठीक है? तो ये दोनों करेक्शन मैंने कर दिया। अब चूंकि पर यूनिट पर बात आ रही है बच्चों, तो इससे पहले कि मैं अगले प्रोग्राम पे जाऊं, इसलिए कि बेसिकली आज मुझे ऑलरेडी एफिशिएंसी तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरे दिमाग में एक बात ख्याल आई, इसलिए कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है हमेशा। तुम लोगों के में भी ज़रूर होगा। कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जो बेस पावर लेते हैं वो तो बेस वीए लेते हैं या बेस केवीए बेस एमवी लेते हैं। तो जब हम एक्टिव पावर निकालेंगे तो क्या एक्टिव पावर का बेस डिफरेंट होगा, रिएक्टिव पावर का बेस कुछ और होगा? नहीं, कभी नहीं। बेस पावर वुड बी द बेस पावर फॉर एवरीथिंग। समझ गए? एक्टिव पावर हो, रिएक्टिव पावर हो, सबका जो बेस पावर होगा वो वही होगा जो तुमने सेलेक्ट किया, वीए वाला। समझ गए? जो पर यूनिट वैल्यू आएगा उसका, इसका जो बेस होगा
वो वही होगा, कोई अलग से बेस नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से बेस इम्पीडेंस जब तुमने चुन लिया तो वही बेस बनेगा रेजिस्टेंस के लिए भी, वही बनेगा रिएक्टेंस के लिए भी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात समझ में आई? अगर तुमको अभी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो कि फुल लोड तुम्हारा 1000 kVA है और उसी को तुमने बेस पावर मान लिया, एस बेस इज इक्वल टू 1000 kVA। ठीक है, एक्चुअल ऑपरेशन जो चल रहा है वो चल रहा है फुल लोड एट 0.8 pf लैग। मतलब बोलो, 1000 kVA एट 0.8 pf लैग। अब मैं तुमको एक्चुअल और पर यूनिट दोनों में इसका हिसाब करके दिखाता हूँ। और से देखो, अगर तुम पर यूनिट में कैलकुलेशन करते तो यही करते ना, 1 पर यूनिट एट 0.8 pf लैग। तो जब इससे कंपोनेंट्स तुम निकालते तो क्या निकलता? रियल पावर कितना निकलता? 0.8 पर यूनिट। यही है ना? अब तुम गौर करो, अगर एक्चुअल वैल्यू हम डील करते हैं तो 1000 kVA फुल लोड था, 1000 kVA एट 0.8 pf लैग कितना हो गया? 800 किलोवाट। अब 800 किलोवाट को तुमको पर यूनिट में करना है। तुम सोचो कि तुम्हारे अलग अलग से कोई बेस किलोवाट होता तो क्या तुम करते? तुम उसी बेस केवीए से इसको डिवाइड कर दो। 800 किलोवाट आया ना, उसको डिवाइड कर दो 1000 केवीए से, वही तुम्हारा बेस पावर है। कितना पर यूनिट आ गया? आ गया ना 0.8 पर यूनिट। इसलिए हमेशा याद रखो, बेस पावर रिमेन्स द सेम फॉर एवरीथिंग, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, सबके लिए। इसी तरीके से बेस इम्पीडेंस रिमेन्स बेस फॉर एवरीथिंग, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड एनीथिंग। ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों, इसलिए मैंने बता दिया। अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अरे बच्चे तो किस चीज़ में कंफ्यूज नहीं रहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि बोर्ड पर हमने लिखा डीवी बाई डी टी, तो पीछे से आवाज आई डी डी कट गया। सोचो, डीवी बाई डी टी को कह रहा है कि डी डी कट गया। एक एक और केस था, वो तो बड़ा ही सीरियस केस था, मैंने तो अपना माथा पीट लिया। तुमको याद होगा कि ट्रांसफार्मर में जिस वक्त सेकेंडरी वाइंडिंग को हमने लोड किया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट आया उसका जो फ्लक्स था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, राइट हैंड साइड वाले लिम्ब में। वीडियो को रेफर कर लेना। तो एक बच्ची मेरे पास आई, बोली कि सर आप कह रहे थे कि लेंज लॉ कहता है कि फ्लक्स को अपोज करेगा, तो फ्लक्स तो ऊपर से नीचे जा रहा था, तो करंट जाना चाहिए था ना कोर के अंदर नीचे से ऊपर। मतलब वो कह रही थी कि फ्लक्स को भिड़ जाना चाहिए था करंट से। मतलब करंट अपोज करने के लिए कोर ही के अंदर घुस जाता और घुस करके फ्लक्स को बाहर ढकेल देता। और ये ग्रेजुएट इंजीनियर का हाल है बेटा, मैं क्या बताऊं। और कोविड के दौरान तो तुम लोगों का जो नया बैच आया होगा उसने क्या पढ़ा होगा मैं नहीं जानता। सारों को पास कर दिया है, एग्जाम कुछ हुआ नहीं होगा, भगवान ही भरोसे है बेटा। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, और मैं क्या कहूँ, देयर इज नथिंग आई कैन से। अच्छा, अब एक और बात मेरे ध्यान में आ गई। तुमको याद होगा कि अभी टेलीग्राम पे एक बच्चे ने एक शायद गौरव नाम था, उसने गेट 2014 का एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया और पूछा कि इसका ABCD में से कौन सा सही जवाब है। तो मैंने इसको ओपन
उसमें डाल दिया फोरम में कि तुम लोग हिम्मत करो, इसको सॉल्व करो। ये जानते हुए भी कि हम ये जानते हैं कि गेट के सारे कीज़ अवेलेबल होंगी, 2014 की की भी अवेलेबल होगी, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपनी अपनी किताबों में सॉल्यूशन बना करके देते होंगे। इसके बावजूद मैंने कहा कि तुम इसका सॉल्यूशन बनाओ और मुझे पेश करो। तो बहुत से लोगों ने बनाने, बहुत से लोग तो नहीं, वही बेचारे दो चार लोग जो करते हैं, उन्होंने करने की कोशिश की। उसमें शुरू में गलत किया, फिर मैंने कुछ हिंट दिया, तो कुछ रास्ते की तरफ चले। कुछ लोग शुरू ही से सही रास्ते पर चले, लेकिन बहुत लंबा कर दिया। तो उस प्रॉब्लम को अब मैं टेकअप करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं ऑयल डिफिशियंसी की तरफ जाऊँ। ठीक है ना? चलो, उस प्रॉब्लम को पहले टेकअप कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी सेम है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन कोर का जो क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस हम आधा कर देते हैं। हमको नो लोड करंट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो पूछा था कि नंबर ऑफ टर्न्स में क्या चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? मतलब जो जिसको हम लोग कहते हैं बिहार में टीप का बंद। टीप का बंद यह था कि नो लोड करंट को चेंज नहीं होना है। समझ गए? अब उसका अप्रोच देखो। मैंने तुमको बताया था ना बेटा कि प्रोपोर्शनैलिटी इज एन आर्ट विच मस्ट बी मास्टर्ड बाय एट लीस्ट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। गौर से देखो मैंने कितनी आसानी से इस चीज़ को किया। ध्यान दो, मैंने लिखा कि सिंस v इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन, वी और एफ तो कांस्टेंट है, तो फाई एम इंटू एन का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया ना भाई। v कांस्टेंट, रूट टू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, तो फाई एम इंटू एन कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना? अब फाई एम देखो, फाई एम क्या था? एम एम एफ बाई रिलक्टेंस, एन आई जीरो बाई रिलक्टेंस। अब आई जीरो को तुम ये मत कहो कि ये तो आर एम एस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तुम इसको आई एम कर दो। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो रूट टू से मल्टीप्लाई हो ना हो, डिवाइड हो ना हो। तो एन आई जीरो बाई एस, एस इज द रिलक्टेंस ऑफ द पाथ, इंटू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब गौर से देखो, अब चूंकि आई जीरो भी कांस्टेंट है, तो क्या निकल रहा? एन स्क्वायर, ये स्क्वायर का निशान है यहाँ। हर जगह स्क्वायर का देने का प्रोविजन नहीं होता है बेटा कि सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर कर दिया जाए। ये जो बोर्ड में यूज कर रहा हूँ, इसमें टू दी पावर वाला मैं यूज करके टू को जरा छोटा कर देता हूँ, तो इसको एन स्क्वायर समझो। एन स्क्वायर वेरीज एज एस हो गया, क्योंकि इससे कांस्टेंट था। इजिकल टू निशान हटा दिया, हमें वेरीज कर दिया। ये सब जानते हो ना? इसका मतलब कि इट वेरीज एज एल बाई म्यू ए सी। एल लेंथ ऑफ द कोर, म्यू परमेबिलिटी ऑफ द कोर, ए एरिया ऑफ द कोर, ए सी, सी के लिए, ये सी है कोर के लिए। सो नाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए सी, और एल तुम जानते हो कि कांस्टेंट है, तो वन बाई ए सी हो जाएगा, तो ये वन बाई ए सी हो गया। ठीक है ना भाई? एल बाई में ए सी है, तो वन बाई ए सी हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए सी हो गया। अब एरिया ऑफ द कोर होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये वन बाई पाई आर स्क्वायर हो गया। तो फाइनली क्या हुआ कि एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई पाई आर स्क्वायर। पाई भी तो कांस्टेंट है, वन भी कांस्टेंट है, तो क्या निकला? एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर। मतलब एन वेरीज वन बाई आर, यही बात थी। अब रेडियस आपने आधा कर दिया, तो नेचुरली नंबर ऑफ टर्न्स आपको दुगना करना पड़ेगा। उसी का कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखा दिया, वाजब था। एन वेरीज वन बाई आर आ गया, जवाब उसी वक्त मिल गया तुमको। सब कागज पर करने की जरूरत भी नहीं है, मेंटली उसका टू टाइम्स करके जवाब लिख दो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुमको वक्त बचाना है, इस बात का ख्याल रखो। तो खैर यहाँ पर तो मैंने कर दिया n2/n1 इज इक्वल टू r1/r2, r2 इज r1/2, इसलिए n2/n1 इज इक्वल टू 2, तो n2 इज इक्वल टू 2n1। मुझे याद आता है कि तुम तो जानते ही हो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जैसे ही गेट का एग्ज़ाम होता है तो सॉल्यूशन देने के लिए एकदम बेकरार होते हैं कि जो पहले सॉल्यूशन दे दे मार्केट में, उसी के पास फिर ग्राहक आ जाएंगे, धंधा बढ़ चलेगा। मुझे याद आ रहा है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने n2 इज इक्वल टू n1 लाने के लिए जो जो बेहुदा हरकत की थी, उसमें एक हरकत ये भी थी कि एरिया ऑफ द कोर को उसने, जानते हो क्या लिखा था? 2πr इंटू एल। समझ गए? फ्लक्स कहाँ वो डाल रहा था? जो डेवलप्ड एरिया है होगा कोर का, सिलेंडर का, उसके डेवलप्ड एरिया को दे रहा था कि फ्लक्स उधर ही आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के बजाय साइड से घुस रहा है। इस किस्म के कंसेप्ट के लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं। भगवान ही भरोसे है बेटा सब कुछ। आई हैव नथिंग टू से। मेरे ख्याल में अब ये प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया। शाहनवाज तुमको भी क्लियर हो गया होगा, इसलिए कि तुम बहुत कोशिश कर रहे थे और नतीजे पर मुश्किल से पहुंच पा रहे थे। उससे पहले भी एक बच्चे ने किया था, जिसको भी अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं। तो ज़ाहिर है बच्चे, मैं 68 साल का आदमी हूँ, ज़िंदगी भर मशीन में झोंक दिया, तो तुम वो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते हो कि अभी देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं हो सकता है बेटा। लेकिन सास भी कभी बहू थी, हम भी तुम्हारी एज के तो थे ना। तो वक्त के साथ साथ आदमी लगे रहो मुन्ना भाई, तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा, अब हम लोग अपने असल सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, और वो सब्जेक्ट क्या था? ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है? इस टॉपिक पर रेगुलर बात करने से पहले कुछ मैं तुमसे बोलना चाह रहा हूँ। देखो, तुमसे कोई अगर आकर के पूछे कि आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी है, तो क्या तुम जवाब दे दोगे स्ट्रेट? बोलो। तुम पूछोगे ना कि भाई ऑपरेटिंग कंडीशंस तो बता दो, फुल लोड पे है, हाफ लोड पे है, कितने पीएफ पे है, डिटेल बताओ। ठीक है ना? जिसका मतलब यह है कि उस वक्त की ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से एफिशिएंसी होती है। इसलिए याद रखो, एफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी इज एन इंस्टेंटेनियस नंबर, इट्स एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। उस वक्त क्या एफिशिएंसी है वो होता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99.6% है, एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये फुल लोड पर चल रहा होगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एफिशिएंसी 99.6% होगी। उनको ये बोलना चाहिए, एज ए टेक्निकल इंजीनियर उनको ये बोलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कह देते हैं कि हमारी एफिशिएंसी 99.6% है। अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं उस बात पर जो हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, शायद परसों भी डिस्कस कर रहे थे, कि ट्रांसफार्मर्स हमारे पास, पावर इंजीनियर्स के पास दो किस्म के होते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर कहलाता है, which either operates on full load or not at all। मैं कई मरतबा ये बात तुमको बता चुका। तो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में तो हम जानते हैं कि वो जब भी चलेगा फुल लोड पे चलेगा तो हम कह देते हैं भैया कि इसकी एफिशिएंसी फुल लोड पर ही रहती है, और वो 99% या 99.6% वॉटेवर है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अब आप चक्कर खा जाते हैं। इसलिए मैंने तुमको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग होती है वो कंज्यूमर्स डिमांड पे डिपेंड करती है। भाई तुम अपने घर में पंखा चलाओगे कि नहीं चलाओगे, एसी चलाओगे कि नहीं चलाओगे,
फ्रिज चलाओगे कि नहीं चलाओगे, बल्ब जलाओगे कि नहीं जलाओगे, ये तुम डिसाइड करते हो ना बेटा। वो ट्रांसफार्मर थोड़ी डिसाइड करेगा, तुमको थोड़ी हुक्म देगा कि चलो पंखा चलाओ, तुमको गर्मी लग रही होगी जरूर चलाओ, बल्कि एसी चला लो, गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर देख रहे हैं बाहर बाहर बहुत बढ़ गया है। जी नहीं, जो कंज्यूमर है वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जब चाहेगा जो चाहेगा चलाएगा। जिसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोडिंग हर वक्त बदलती रहती है, हर वक्त बदलती रहती है। ये बात तो हमने कहा थी कि एवरेज लोडिंग 70% 75% के अराउंड होती है। कल तुमको याद होगा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के डिस्कशन के दौरान ये बात निकली थी कि हम लोग कोर लॉस क्या डिज़ाइन करें, ये बात आई थी। लेकिन फैक्ट तो यही है ना बच्चों कि एक ट्रांसफार्मर जो लग गया तुम्हारे मोहल्ले में रखा हुआ है, उस पर लोड मुस्तकिल चेंज हो रहा है। ये और बात है कि जब भी तुम आते जाते देखते हो कि वाट मीटर क्या पड़ रहा है ट्रांसफार्मर का, तो कहते हैं कि ये हमेशा 70-75% के अराउंड रहता है। एक वेल डिजाइन सिस्टम में ऐसा हम लोग रखते ही हैं। लेकिन चूंकि लोडिंग डिफरेंट होती रहती है, इसलिए हम लोग इसके लिए उस इंस्टेंटेनियस एफिशिएंसी का टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। उसी के लिए यूज होता है वो टर्म ऑल डे एफिशिएंसी। क्या? ऑल डे एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी को भीमराव साहब कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। थोड़ी सी गलती कर रहे हैं वो। एनर्जी एफिशिएंसी साल भर की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, एक हफ्ते की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है। एनर्जी एफिशिएंसी जब एक दिन की हो तो उसको कहते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। समझ गए? अगर तुमको इतना ही शौक है कि एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाए, तो फिर वो वन डे की एनर्जी एफिशिएंसी है वो, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑल डे एफिशिएंसी। कुछ लोग उसको कॉमर्शियल एफिशिएंसी कह देते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर नाम ऑल डे एफिशिएंसी है। उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे। आगे चलो, देखो इज इक्वल टू के ऊपर एक डेल्टा जो तुम देखते हो, उसको पहचानते हो बच्चों? मैंने लिखा है ईटा ऑल डे इज इक्वल टू के ऊपर डेल्टा आउटपुट किलोवाट इन 24 आवर्स बाय इनपुट किलोवाट इन 24 आवर्स। 24 घंटे में कितना आउटपुट यूनिट्स, ये जानते हो ना कि किलोवाट आवर को एक यूनिट कहा जाता है? अरे तुम्हारा जो बिजली का बिल आता है बच्चों, उस पर यूनिट लिखा होता है ना। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट यूनिट्स इन 24 आवर्स, जो हम लोग इंजीनियर हैं तो आउटपुट किलोवाट आवर ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स। ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है बाय डिफिनीशन। कहीं से ले करके हम नहीं आ रहे हैं, बल्कि डिफाइन ही कर रहे हैं इसको कि बाय डेफिनेशन एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी बाय डेफिनेशन इज आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स। तो नेचुरली आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स तो ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा इनपुट के लिए? आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर्स प्लस, अब ये देखो पीसीयू किलोवाट जो मैंने बनाया है, लेजर पॉइंटर निकालता हूँ, हालांकि उसको फिर हटाना पड़ेगा। देखो इसकी हम बात कर रहा हूँ, पीसीयू किलोवाट आवर, इट इज यूनिट्स लॉस्ट ड्यू टू कॉपर लॉस इन 24 आवर्स। समझ रहे हो ना? कॉपर लॉस की वजह से जो यूनिट्स तुम्हारा बर्बाद हो गया, वो है ये पीसीयू इन किलोवाट आवर इन 24 आवर्स। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन से क्या है, प्लस पी आई किलोवाट आवर इन 24 आवर्स। समझ गया ना? आयरन लॉस के चलते जिनने कितना तुमने लूज कर दिया यूनिट किलोवाट आवर, उसका हिसाब किताब यहाँ होगा। और पूरे सिस्टम का हम लोग ऑडिट करेंगे कि कितने घंटे क्या क्या रहा, और उसके बाद टोटल करेंगे 24 आवर्स का, तब निकलेगी ऑल डे एफिशिएंसी। वो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल से।
लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये तो आगे बढ़ने नहीं देगा, पॉइंटर जब रहता है तो स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देता है। अब देखो, यहाँ जो पीआई किलोवाट आवर है वो पीआई इन किलोवाट इंटू 24 से डायरेक्ट निकाला जा सकता है, इसलिए कि आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, कॉपर लॉस वेरिएबल होता है, तो वो तुमको हर पीरियड का निकालना पड़ेगा। आयरन लॉस को एक साथ 24 आवर्स का हम लोग निकाल देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो हम लोगों का काम यही रहेगा, ऑयल डिफिशिएंसी निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल की मदद से हम देखेंगे। और वो न्यूमेरिकल मैं तुमको ऐसा दे रहा हूँ बच्चे कि अगर तुम उस न्यूमेरिकल को समझ गए तो तुमको दुनिया में किसी दूसरे ऑयल डिफिशिएंसी न्यूमेरिकल को बनाने की जरूरत ही नहीं। उसमें साज है, संगीत है, उसमें वो हर चीज है जो पॉसिबली तुम्हारे लिए दी जा सकती है। इसलिए तुम समझ लो कि वो एक न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए ऑयल डिफिशिएंसी के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है। उसी को बनाने से तुम्हारा जिंदगी भर काम चलेगा, गारंटीड, मेरी तरफ से गारंटी। तुमको और कोई और डिफिशिएंसी का न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको इस बेसिक बात को समझ गए हो तो। ठीक है? यह न्यूमेरिकल है 500 केवीए 2300 वोल्ट बाई 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। ईटा मैक्स दिया हुआ है 98.6% एट 350 केवीए यूनिटी पीएफ। तो गौर से देखो, 70% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी दी हुई है, और यही एक्चुअली इसी के आसपास होता है बच्चे। मैंने तुमको कहा था ना कि मैं ट्रांसफार्मर्स जो लूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो होता है सिस्टम में उसी के हिसाब से लूंगा। तो ईटा मैक्स दिया हुआ है। अब लोडिंग ड्यूरिंग द डे देखते जाओगे। पहला 6 घंटा 300 केवीए 0.8 पीएफ लैग, समझ गए? पहले 6 घंटे ये 300 केवीए पर चला, 0.8 पीएफ लैग पे चला। नेक्स्ट 4 आवर्स 240 किलोवाट पे चला और 0.6 पीएफ लीड पे चला। अब देखो लोडिंग मैंने बदल दिया ना, वहां केवीए था, उसके नीचे किलोवाट कर दिया, वहां लैग था, यहाँ लीड कर दिया, चेंज कर दिया ना। यही सब चेंज वो भी कर सकते हैं एग्जाम में, और क्या करेंगे। आगे चलो। अगले 5 घंटे नो लोड, लोग अर्थ आवर मना रहे थे, आजकल चोचला है ना अर्थ आवर का। नो लोड पे चला गया। अब बताओ, नो लोड पे आउटपुट होगा क्या? नहीं होगा। कॉपर लॉस होगा क्या? नहीं होगा। आयरन लॉस लेकिन होता रहेगा, इसलिए कि नो लोड पे है, तुमने प्राइमरी साइड से सप्लाई कट ऑफ नहीं की है। ट्रांसफार्मर जिंदा है लेकिन लोड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए कि लोड की डिमांड नहीं है। बात का ध्यान रखना। हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे तुम उसको देखोगे। एंड फाइनली द नेक्स्ट 9 आवर्स 250 केवी एट यूनिटी पीएफ। यूनिटी पीएफ पे आ गया, लैग आ गया, लीड आ गया, यूनिटी पीएफ आ गया, लोडिंग में केवी आ गया, किलोवाट आ गया, नो लोड आ गया, जितनी चीजें हैं सब कवर हो गई। घंटा टोटल देखो, 6 और 4 10 और 5 15 और 9 24, 24 का हिसाब हो गया। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाने वाले हैं। उसको बनाने के लिए मैं अपने इसी पैड का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं पॉज करके थोड़ा आगे बढ़ूँगा। देखो उसी न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है, बिल्कुल वही चीज़ है। ज़ाहिर है वो और पॉइंट प्रेजेंटेशन था और ये सिंपल कॉपीड है इस बोर्ड पे, तो क्वालिटी डिफरेंट होगी। देख लिया? अब हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। गिवन maximum efficiency 0.986 is equal to 350 kVA at unity PF output by 350 kVA
at unity pf plus 2 pi because it is maximum efficiency. समझ गए? अब इसको सॉल्व करो, मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूं. कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना. क्या करना? 350 इंटू 1.0 की जरूरत क्या है? कैलकुलेटर में तुम 350 डालो, उसको डिवाइड कर दो किससे? 0.986 से. तो 350 डिवाइडेड बाई 0.986 तुमको मिल जाएगा इनपुट. उसमें से माइनस 350 कर देना. उसके बाद तुमको 2 पी मिल जाएगा. 2 पी से पी निकाल लेना, इतना आएगा. कैलकुलेटर पर देख कर लेना. और ये याद रखना कि चूंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का डेटा है, इसलिए ये जो आयरन लॉस आया है वही कॉपर लॉस भी है. कितने केवीए पर? 350 केवीए पर. समझ बात आ गई? इसलिए कि डेटा जो मैंने दिया तुमको मैक्सिमम एफिशिएंसी का दिया, इसलिए तुमको उस लोड का कॉपर लॉस मिला और आयरन लॉस मिला. तुम जानते हो कि आयरन लॉस कांस्टेंट रहेगा, कॉपर लॉस बदलेगा, कॉपर लॉस चेंज होगा. इसलिए ओल्ड एफिशिएंसी में जब यूनिट्स लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस आएगा तो तुमको बहुत होशियार रहना पड़ेगा. आयरन लॉस को तो हम लोग बिल्कुल लास्ट के लिए करेंगे, 24 घंटा से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे. तो अब मैं ऑडिट शुरू कर रहा हूँ. लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने तुमको ये गारंटी दिया है ना कि एक न्यूमेरिकल बनाओगे तो फिर तुमको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए ज़रा से ये ध्यान रखना कि ये जो डेटा मैंने शुरू कर दिया है, इनिशियल डेटा, देखो चाहिए क्या हम लोगों को? चाहिए हम लोगों को कॉपर लॉस किसी एक लोड पे और आयरन लॉस. अब ये डेटा देने के लिए वो क्या कर सकते हैं? तुमको ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा दे सकते हैं. उसमें होशियार रहना. शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा हो सकता है वो फुल लोड का न दे, तो जिस लोड का भी दे उसको यूज करना. मैं तुमको बता चुका हूं, कि कॉपर लॉस वेरीज एज एस स्क्वायर. किसी भी लोड के लिए निकाला जा सकता है. समझ गए? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो तुमको डेटा कुछ ऐसे दें कि मैंने वो न्यूमेरिकल बनाया था ना कि किसी डिफरेंट दो लोड पे एफिशिएंसी दे दी. अब वो दो लोड से एफिशिएंसी दे दोगे तो तुमको कॉपर लॉस और आयरन लॉस मिल ही जाएगा. या कुछ और टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जैसे रेटिंग दे दी मशीन की और कह दिया कि द पर यूनिट रेजिस्टेंस इज से 0.015. अब तुमको समझ जाना चाहिए कि ये फुल लोड कॉपर लॉस दे रहा है 0.015 पर यूनिट. 1.5% इज द फुल लोड कॉपर लॉस. वो डेटा उससे आ गया. ठीक है ना? अलग से दे दिया कि एंड द कोर लॉस इज हाफ ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस. अब तुमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आर पर यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है तो फुल लोड कॉपर लॉस है और आयरन लॉस उसका हाफ है. तो ये सब तिगड़म लगाना पड़ेगा, लेकिन ये तिगड़म जो है उसका ऑल्डी एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक नहीं है. ऑल्डी एफिशिएंसी में हमको इनिशियली चाहिए सिर्फ इतना कि आयरन लॉस का डेटा होना चाहिए और किसी भी एक लोड पे कॉपर लॉस का डेटा होना चाहिए. ठीक है बच्चों, प्रोसीड करते हैं हम लोग. देखो, फर्स्ट 6 आवर्स, इसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो तुम लोग मुझे बता देना, तो मैं उसको करेक्ट करूंगा. इसलिए कि कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर पर बैठ के किया है. तुमको कैलकुलेटर दिखा दो, कैलकुलेटर पर बैठ के किया है. इसलिए तुम ये मत समझना कि सर ने किया तो ठीक ही किया होगा. अगर गलती है तो उसको पकड़ लेना और बताना, मैं अगले वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा. देखो, सबसे पहले आउटपुट किलोवाट आवर. लोड क्या है? 300 केवीए. कितने पीएफ पर है? 0.8 पीएफ लैग पे. लैग लीड से किलोवाट के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, प्लस माइनस कुछ नहीं होता है.
तो 300 इंटू 0.8 पीएफ कितना चला घंटा? 6 आवर्स। ब्रैकेट के बाहर मैंने आवर्स दे दिया है, तो टोटल क्या हो गया? 1440 किलो वाट आवर। तुम लोग भी ऐसे ही बना सकते हो, अलग अलग लाइन में बनाने की जरूरत नहीं है, वक्त बचाना चाहिए। अब आ जाओ यूनिट्स लॉस्ट किलोवाट आवर लॉस्ट ड्यू टू कॉपर लॉस पर। अब और से देखो, इज 2.4848 इंटू 300/350 स्क्वायर। क्यों? बिकॉज कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। हमारा लोड जो अभी है वो 300 है, और जो डेटा का लोड था वो 350 का था। तो 300/350 का जो रेशियो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तब तुमको 300 केवीए का कॉपर लॉस मिलेगा इनटू 6 आवर्स। वो आ गया 10.953। ठीक है, ये पहले पीरियड का हम लोगों ने ऑडिट कर दिया। अब आगे चलो, दूसरा है पीरियड 4 आवर्स 240 किलोवाट एट 06 पीएफ लीड। अब ध्यान रखना, तुम लोग इतना जोश में रहते हो कि इसको भी अगर तुम केवीए समझ गए तो गलती हो गई। ये खुद किलोवाट में दिया हुआ है, इसलिए आउटपुट किलोवाट आवर निकालने के लिए जस्ट 240 किलोवाट इनटू 4 आवर्स, 4 घंटा चला, 960 किलोवाट आवर हो गया। अब आओ यूनिट्स लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस पे। पीसीयू किलोवाट आवर इज इक्वल टू, देखो 2.4848 ये कॉपर लॉस था, कितने केवीए पे? 350 केवीए पे। अब यहां हमारा अभी का केवीए क्या है? 240 किलोवाट एट 0.6 पीएफ लीड। केवीए निकाल सकते हो? अगर नहीं निकाल सकते हो बेटा तो अब मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम नहीं जानते हो कि S इंटू कॉस फाई इज P, P इज इक्वल टू एस कॉस फाई, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। एनीवे, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसके न्यूमरेटर ही में कर दिया 240/0.6। अब ये देख लो 400 केवीए हो गया ना। कैलकुलेटर खुद कर देगा, तुमको 400 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये लिखो, डिनोमिनेटर 350 करो, पूरे का होल स्क्वायर करो, ब्रैकेट के बाहर जाकर के नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा 12.982 किलोवाट आवर। नोट करके रखे रहो। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई? यहां पर हमने किस किलोवाट को केवीए बनाया है पहले, इसलिए कि कॉपर लॉस वेरीज एज एस स्क्वायर। किलोवाट स्क्वायर से नहीं चलता है, एस स्क्वायर से चलता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट, 5 आवर्स नो लोड। ऑब्वियसली आउटपुट किलोवाट आवर 0 किलोवाट आवर, और कॉपर लॉस भी 0 किलोवाट आवर। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि उस बीच हो क्या रहा होगा, सिर्फ आयरन लॉस हो रहा होगा, जो कि हम लोग 24 आवर्स का एक साथ इकट्ठा करेंगे। आगे चलो, आखिरी 9 आवर्स 225 केवीए अगेन एट यूनिटी पीएफ। समझ गए? तो हर किस्म का पीएफ तो मैंने यूज कर लिया। अब देखो आउटपुट किलोवाट आवर इज इक्वल टू 225 इंटू 1.0। 1.0 लिखोगे जरूर, छोड़ मत देना, तब एग्जामिनर समझेगा कि इसने पावर फैक्टर को छोड़ दिया है और नंबर काट लेगा। 225 इंटू 1.0 इंटू नंबर ऑफ आवर्स 2025 किलोवाट आवर हो गया। अब यूनिट्स लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस, सेम लॉजिक, 2.4848 इंटू प्रेजेंट केवीए बाई केवीए ऑफ द डेटा 350 होल स्क्वायर इंटू 9, ये आ गया 9.242 किलोवाट आवर। अब हम इसको टोटल कर रहे हैं 24 घंटे का, टोटल ऑफ 24 आवर्स, सबको जोड़ दो। सबको 1440 आया, 960 आया, 0 आया, 2025 आया, सबको करके तुम्हारा ग्रैंड टोटल क्या आ गया? 24 आवर्स का आउटपुट 4425 किलोवाट आवर। इसी तरीके से यूनिट्स लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस, किलोवाट आवर लॉस ड्यू टू कॉपर लॉस। और से देखो, पहला वाला 10.953, फिर दूसरा वाला 12.982, फिर तीसरा 0,
और चौथा वाला 9.242, सबको ऐड कर दो, कितना आ गया? 33.177 किलो वाट आवर। आयरन लॉस के लिए मैं तुमको कहा ही था कि यूनिट्स लॉस ड्यू टू आयरन लॉस को हम लोग क्या करेंगे, 2.4848 को सीधे 24 से मल्टीप्लाई करके किलो वाट आवर ले आएंगे, दैट इज 59.6352। अब क्या रह गया, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना रह गया फॉर्मूले में, देख लीजिए। 10 eta all day is equal to output of 24 hours by output of 24 hours plus kilowatt hour loss due to copper loss plus kilowatt hour loss due to iron loss. कैलकुलेट कर लो बेटा, 0.9795 आ जाएगा, which is 97.95%. This is the answer. This is how you will solve any problem dealing with all day efficiency. जैसा कि मैंने तुमको बताया, इनिशियल डेटा में कुछ हेरा फेरी लोग कर सकते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। तो समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के परफॉर्मेंस इंडेक्स के तौर पर हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी को यूज़ करते हैं, और इसलिए वो ज़रूरी होता है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका ट्रांसफार्मर एक एवरेज ऑल डे एफिशिएंसी पर कैसा काम कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, अब कोई नया टॉपिक मैं नहीं शुरू करता हूँ। ऐसे भी अभी टाइम हो गया 6:40 सुबह का। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा था आज। बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर ठीक नहीं लगता है। अज़ान हो रही है, नमाज का वक्त हो रहा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। चलो ठीक है बच्चों, हम उम्मीद रखते हैं कि मेरी गलतियों को तुम माफ़ करते रहोगे और गलतियों को पॉइंट आउट करते रहोगे। मैं उसको करेक्ट करता रहूँगा, इसलिए कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि बच्चे मेरे गलती पकड़ रहे हैं। बच्चे ज़रूर गलती पकड़े। जब मेरा ही बच्चा गलती पकड़ेगा तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मेरा बच्चा कितना होशियार हो गया। मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ बेटा, तुमको अंदाज़ा हो गया होगा। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक एंड गुड बाय।